हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो है हम साइंस से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर हैं और उसमें साइंस में भी रसायन का जो पार्ट है इसका भी वेटेज अच्छा खासा होता है। इससे जितने भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं हम आपको वन लाइनर फॉर्म में आपके लिए लाए हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। और ऐसे क्वेश्चन लगातार देखे गए हैं, वह एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे। आप जो है हमसे जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। पहला ही वन लाइनर है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। कौन कौन से परमाणु की नाभिक में यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं? वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो उस नाभिक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आणविक संरचना के बारे में सही कथन है, यानी कि जो आणविक संरचना में क्या क्या होता है। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूक्लियस होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर इर्द गिर्द क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये कोई परमाणु है और इसका जो कोई न्यूक्लियस यानी कि ये केंद्रक है, और इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेंटर पर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये परमाणु की कुछ ऐसी संरचना होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन से वह अणु या एटम का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? तो फोटॉन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृत तत्वों में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, वह है प्राकृत तत्वों में। ठीक है, एक ही प्रकार का जो परमाणु मिलता है वह प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। ठीक है, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो वह रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एटम्स में न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी एटम्स में? तो न्यूट्रॉन्स की खोज चैडविक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक परमाणु कण नहीं है। कौन सा नहीं है? वह है न्यूट्रॉन एक परमाणु कण नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन, फोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म नहीं है, तो वह है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और अल्फ़ा कण के दो धन आवेश होते हैं और इनका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होते हैं? दो अल्फ़ा धन कणों का जो आवेश होता है वह हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, हीलियम। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वह He होता है, He। ठीक है, हीलियम के नाभिक में होता है दो, इसमें जो है दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, यानी जो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है वह दो ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण और गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश किसका होता है? फ्रेंड्स, इसका जो बीटा का होता है वह जो है ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्या कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, यानी कि आप एक याद कर लें सभी को। जैसे अल्फा क्या होता है? प्लस होता है। बीटा क्या होता है? माइनस होता है। और जो गामा होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल, यानी कि अल्फ़ा जो है पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव और गामा जो है वह न्यूट्रल होता है, यानी कोई भी आवेश नहीं होता। नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है सूची दी हुई है, आप इसको जो है याद ही कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे शून्य द्रव्यमान किसका होता है? न्यूट्रॉनों का शून्य द्रव्यमान होता है। आंशिक सब यानी बहुत कम जो आवेश होता है वह क्वार्क में होता है। ठीक है, आंशिक प्राचक्रण जो है वह पॉजिट्रॉन में होता है। पूर्णांक प्राचक्रण जो है वह फोनॉन में होता है। ठीक है, फोनॉन में होता है। और फिर इसके बाद देखते हैं अपन परमाणु में कक्ष होते हैं उनको भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके नियम से? जो परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वह अपबाहु सिद्धांत के द्वारा ही भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे जो उनकी कक्षाएं होती है S1, 1s2, 2s2, 2p,
टू डी 2F ऐसे कुछ जो हैं कक्षाएं होती हैं। उनमें इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए एक क्रम या सिद्धांत होता है जिसको आप बाहू का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। फिर रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है वह है अभिविन्यास से। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है वह अभिविन्यास से है। नेक्स्ट, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व का द्रव्यमान कितना होता है? वह उसका 4 होता है, क्योंकि जब हम प्रोटॉन द्रव्यमान में जो योगदान होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है और इन दोनों के योग से ही उसका द्रव्यमान डिसाइड होता है। जैसे इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, जब इनको जोड़ते हैं तो 4 होता है और यही इसका द्रव्यमान इस प्रकार से निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला जो है वह है परमाणु, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक, या इसी को आइसोटोप कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम्स में ही पूछा जाता है। समस्थानिक्स की मतलब उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है या प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे क्वेश्चन बनाकर आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो जो समस्थानिक होते हैं उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु जो भार है भिन्न होता है परंतु जो परमाणु क्रमांक होता है वह समान हो जाता है। भार इसमें जो है मास जो है वह अलग अलग यानी भिन्न हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला आपको जो है वह है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, इसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या वही रहती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, भिन्न भिन्न हो जाती है, ठीक है। आइसोटोप जो अभी आपने देखा था। फिर अगला है सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक समूह जो होता है वह सी जो कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक 6 होता है, Fe14 N15 और ऑक्सीजन 16, ये जो होता है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है वह किससे? गाइगर काउंटर से मापी जाती है रेडियो एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर रेडियो एक्टिविटी का जो आविष्कार है वह किसने किया था? वह बैकुलर ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार लोगों गलत होता है क्योंकि वह मैडम क्यूरी को आंसर लगाते हैं, जबकि मैडम क्यूरी ने जो है वह रेडियम की खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी का जो खोज बैकुलर ने ही किया था। नेक्स्ट पर चलते हैं और जो अगला है वह रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन विलयन आदि से संबंधित होंगे, 1 लाइनर, ठीक है। इसमें जो पहला है वह है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा भौतिक परिवर्तन है जो हमको दिखाई देता है? पानी में चीनी का घुलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वह है जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट पर चलते हैं, वह है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का स्कंदन एक रासायनिक परिवर्तन है। कथन दिए हुए हैं, उस कथन को देखते हैं। कथन ए है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है और उसका कारण है कि उच्चतर तापमानों में आणविक गति और द्रुत हो जाती है। इसमें क्या है, ए और आर जो है दोनों ही सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी इसी के कारण जो अणु होते हैं उनकी स्पीड जो है बहुत स्पीड जो है बढ़ जाती है, जिसके कारण उनकी जो अभिक्रिया है काफ़ी तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा के रूप में। इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो है जल अपघटन में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पाश्चराइजेशन जो एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक उसको क्या कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसके मतलब ख़राब होने की दर में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। वह जो दूध है वह काफ़ी समय तक चलता रहता है पाश्चराइजेशन के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, पाश्चुरीकरण संबंधित है दुग्ध के निर्जमीकरण से।
पाश्चुरीकरण जो संबंधित है वह दूध के निर्मलीकरण से संबंधित है। सही कथन इसमें चूज करना है अपने को कि किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। ठीक है, जो जलीय विलयन है उसका जो क्वथनांक है वह शुद्ध जल यानी प्योर वाटर से जो क्वथनांक से क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अशुद्धि के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? द्रव का क्वथनांक क्या होता है? वह बढ़ जाता है, द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, क्यों? क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहाँ कम होता है, वायुमंडलीय जो दाब है वहाँ कम होता है तथा उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ठीक है, ऊंचाइयों पर जो पानी है वह 100 सेंटीग्रेड से नीचे पर उबलता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब जो है कम होता है, जिससे उबलने वाले पानी का जो से तापमान है वह कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और इसमें कथन कारण है कि नमक और बर्फ़ के मिश्रण से 0 सेंटीग्रेड से नीचे तापमान प्राप्त होता है। ठीक है, नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ा देता है। इसका जो आंसर होगा वह ए और केवल ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इसमें क्या है, जो नमक बर्फ़ के हिमांक को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट है कि वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है वह है गैस में द्रव। क्या होती है, जो गैस में होता है उसमें पानी मिल जाता है यानी द्रव मिल जाता है, जिसके कारण कोहरा कोलाइडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है, एक मिनट, हाँ, यह है परासण में प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल में तनु घोल की ओर जाता है। ठीक है, फिर प्रतिलोम परासण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपरोक्त में से दोनों कथन सही हैं या गलत है? दोनों ही कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, यानी परासण प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल में तनु की ओर जाता है, ये गलत है। तनु की ओर नहीं बल्कि सांद्र की ओर चला जाता है। ठीक है, और प्रतिलोम परासण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, नहीं, बाह्य दाब नहीं लगाया जाता, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? वह है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। ठीक है, कोई मिश्रण है उससे पदार्थ को अलग करना है तो हम क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। ठोस कपूर से बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी जो ठोस कपूर है उसको वाष्प में बनाने की जो क्रिया होती है वह ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है, ठीक है, अगला कौन सा है? इसमें क्या सुमेलित करना है या इसकी जो दी हुई है उसको बताना है। ठीक है, तो जो CaO होता है, CaO का Ca जो है उपचयनांक है, NaAlH4 का उपचायांक Al होता है यानी एल्यूमिनियम। MnO2 में Mn का उपचायांक है, H2SO4 में S उपचायांक है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और अकार्बनिक रसायन, ठीक है, कथन और कारण वाले देख ले, नहीं, इनको अपन नहीं देखते हैं, सीधे अपन वन लाइनर फॉर्म में चलते हैं। ठीक है, ये तीसरे और चौथे समूह के एल्काइड का सामान्य गुणधर्म होता है, वह बेसिक और एसिडिक यानी कि क्षार और अम्लीय होते हैं। जो तीसरे और चौथे समूह के अल्काइड होते हैं वह अम्लीय और क्षारीय होते हैं। ठीक है, भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा भूपर्पटी पर मिलता है। ठीक है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, ये आप जो है इसको क्लियर रखें। भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, वो भी भूपर्पटी में परसेंटेज और जो मात्रा दोनों में ही ऑक्सीजन ही होती है भूपर्पटी में। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? वह सिलिकॉन। दूसरे नंबर पर जो मूल तत्व है वह सिलिकॉन है जो उपलब्ध है। ठीक है, और फिर पृथ्वी पर
पृथ्वी पर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर 100 प्रकार के रासायनिक तत्व क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कितने? 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर में से मूल तत्व है, मूल तत्व जो है वह हीरा है। हीरे की खनिजीय बनावट है, कैसी है? वह कार्बन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम गुणधर्म और उसके उपयोग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, पहला है वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है। धातु तत्वों के लिए जो होती है वह 2, 8, 8 और 2, ये उसका एक प्रकार का जो है वह धातु को संरूपित करने का तरीका होता है। ठीक है, और नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो है सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? वह है पोटेशियम। इन सब में सबसे जो दिए हुए हैं इनमें सबसे क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट है लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्यूमिनियम और ऑस्मियम और एल्यूमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु। सबसे हल्की जो धातु है वह लिथियम है और सबसे भारी धातु जो है वह ऑस्मियम है। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है सबसे कठोर तत्व कौन सा तत्व सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व जो है वह हीरा है। ठीक है, सबसे कठोर। फिर सोना, लोहा, प्लैटिनम तथा टंगस्टन में कठोरतम धातु कौन सी है? वह प्लैटिनम है। इन दिए हुए ऑप्शन में से जो है सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है कोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है, नाइक्रोम। ठीक है, बहुत कठोर भी है और बहुत तन्य भी है, वह नाइक्रोम है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? वह है यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम है। मोती की रासायनिक संरचना कैसी होती है? मोती जो होता है वह उसकी जो रासायनिक संरचना होती है वह कैल्शियम कार्बोनेट के समान होती है। ठीक है, मोती का मुख्य अवयव क्या है? मोती का जो मुख्य अवयव है वह है एरागोनाइट और कांचीओलिन। ये दोनों आप याद रखिए कि जो मोती है उसका मुख्य अवयव क्या होता है? एरागोनाइट और कांचीओलिन होता है। फिर माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। इनको एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है इसी को हम माणिक्य और नीलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और इसको कथन कारण को छोड़ देते हैं। फिर जो है आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप का बहुतायत उपयोग हो रहा है। इन लैंपों का उपयोग करते हैं सोडियम, मतलब इनमें जो होता है सोडियम रहता है, जो पीले कलर के लैंप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है। कैसा होता है? एक वर्णी होता है और पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। जब पानी गिरता है तो यह जो है विभक्त नहीं होता क्योंकि यह एक वर्णी ही होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट है कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा पारा, वाष्प और आर्गन का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता में सबसे स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोना सबसे स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है कि सोना को घोला जा सकता है अम्ल राज में। ठीक है, अम्ल राज में सोना को हम घोल सकते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है और इससे कोई भी आभूषण नहीं बनते क्योंकि ये इतना जो है 24 कैरेट से नहीं बनता। इसमें कुछ अशुद्धि मिलाने के बाद ही जो है कोई आभूषण बनाया जाता है। ठीक है, अति मुलायम खनिज टॉल्क जो अति महत्वपूर्ण खनिज है वह टॉल्क यानी जिसको हम सोप स्टोन कहते हैं वह मुख्यतः है वह मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट, जिसको हम सॉप स्टोन या टॉल्क कहते हैं। फिर चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका जो फार्मूला होता है वह CaCO
थ्री, CaCO3 इसका जो है रासायनिक फार्मूला होता है और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। और अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, या इसको कैल्शियम सल्फेट के रूप में जाना जाता है, पेट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ये जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है, ठीक है। इसमें जिप्सम में जो इसका एक फार्मूला होता है मैं आपको बता देता हूँ, उससे क्या है आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसमें इसका जो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4, CaSO, एक मिनट बता रहा हूँ, CaSO4 इंटू इसमें क्या होता है, दो अणु H2O के होते हैं पानी, लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें 1.5 पानी निकल जाता है, यानी कि ये जो बचता है CaSO4 इंटू हाफ H2O जो बचता है, यही क्या होता है, यह पूरा क्या होता है, एक मिनट, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, सॉरी, जो जिप्सम होता है उसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जब हम इसको गर्म करते हैं तो इसमें पानी के 1.5 अणु निकल जाते हैं और वो बचता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। क्या बचता है, हाफ H2O बचता है, और ये क्या होता है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। इसी पर नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट है इसका फार्मूला पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। अभी मैंने बताया कि CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका फार्मूला होता है, ठीक है। डॉक्टर्स, कलाकार, मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फ्रेंड, जो सरकार जो है मूर्तियों पर, जो दुर्गा प्रतिमा और गणेश प्रतिमा बनाई जाती है उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है उस पर रखा है, क्योंकि यह जो है पानी के साथ घुलता ही नहीं है, और वह जब नदियों में इसको विसर्जित की जाती है मूर्तियों को, तो वह जो है हमेशा के लिए उसी तरह पड़ी रहती है। इस कारण से जो है सरकार ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों पर रोक लगा दी है, ठीक है। मोनाजाइट अयस्क है, मोनाजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क होता है। माइका क्या है, माइका जो है एक ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। ऊष्मा का चालक होता है और विद्युत का यह कुचालक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और अगला है लोहा और इस्पात, खिलौना, ग्लास, कुम्हारी तथा विद्युत में से वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है वह है विद्युत क्षेत्र। विद्युत का जो क्षेत्र है यहाँ पर अभ्रक का उपयोग किया जाता है। फिर पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है कौन सा है, ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन सा है, वह है पारा, ठीक है। कौन सा है, पारा। पारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट है कि सीसा, पारा, निकेल, टीन धातुओं में से सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला जो होता है पारा, इसको मरकरी कहते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वह Hg होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और अगला है कि हाँ, नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला है, अगला जो है वह है पारे का साधारण तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, यह उसका जो है उच्च संचालन शक्ति होती है, इसके कारण इसका जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, और अगला है आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। लेड जो है बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है, तांबे के ऊपर से गुजरती है, तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। लोहा जो प्राप्त किया जाता है वह किससे, हेमेटाइट से लोहा क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो है सूची दी हुई है, इसमें जो सूची दी हुई है कि उच्च ताप क्या है, एक मिनट, ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी होती है, सही है, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु स्वर्ण है, और ऊष्मा का न्यूनतम संचालन सीसा में होता है, ठीक है।
नेक्स्ट मतलब विद्युत का जो ऊष्मा का जो संचालन है वह सीसा में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है कि हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में विद्युत का चालक सर्वाधिक है तो चांदी होगी, ठीक है। और नेक्स्ट पर चलते हैं कि कौन सी जो धातु है उसको किस प्रकार प्राप्त किया जाए। भंजन के द्वारा पेट्रोलियम, प्रगलन के द्वारा ताम्र, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा खाद्य वसा और वल्केनीकरण के द्वारा रबर प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है, बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, यानी बॉक्साइट का एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है वह बॉक्साइट होता है। नेक्स्ट है कि लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा चांदी से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है वह है एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं और इसमें भी सूची दी हुई है, सूची देख लेते हैं। सूची है हीरा जो है कार्बन का अपर रूप होता है, संगमरमर कैल्शियम का, बालू सिलिका का और माणिक्य जो है वह एल्यूमिनियम का होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला है कि एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम मैग्नीज में से जल से हल्का होता है। सोडियम जो है जल से हल्का होता है, इसलिए सोडियम को जो है जल में डालने से वह जलने लगता है। इसको सोडियम को हमेशा मिट्टी यानी केरोसिन तेल या केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व का आरोही क्रम है। उनके मतलब जो सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, सोना का, उसके बाद पारा का, फिर उसके बाद जो है इस्पात यानी लोहा का होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, लोहा नहीं इस्पात का होता है। कथन कारण इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा से मिश्र धातु नहीं है, कौन सी नहीं है, तांबा, ठीक है। जो तांबा है फ्रेंड, जो तांबा है उसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है वह पीतल की जो होती है आपको याद रखने के लिए 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। पिताजी, ठीक है। इसमें ये जो है पीतल किससे मिलकर बनता है, पिताजी से आप याद रखेंगे, पी से हो जाएगा पीतल और ता से हो जाएगा तांबा और जे से हो जाएगा जिंक, यानी कि जिंक और तांबा के मिक्सचर से जो है पीतल बनता है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला है कि जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती हैं क्योंकि उसमें विद्वान होता है। जस्ते की परत उसमें क्या होती है, लगा दी जाती है, जो कि जंग लगने से उसको बचाती है। गैल्वेनीकृत लोहा पर लेप होता है जस्ते का, ठीक है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होता है और इसका अर्थ उस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज, रेल डिब्बों में, पुर्जों में काम में लिया जाता है वह एल्यूमिनियम। पारद धातु किसका मिश्रण है, जो भारत धातु है किस किस से मिलकर बनती है, पारद क्या है, एक मिश्र धातु होती है। वह तांबा, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम लोहा धातुओं में अमलगम नहीं बनाती है, वह कौन है, लोहा अमलगम नहीं बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जस्ता, तांबा टिन, पारा जस्ता, सीता जस्ता मिश्र धातुओं में अमलगम कहते हैं, पारा और जस्ता के मिश्रण को कहते हैं। टक्का एक मिश्र धातु है, टिन तथा शीशे की मिश्र धातु कौन सी होती है, टक्का, ठीक है। कांसा मिश्र धातु होती है, तांबा और टिन, ठीक है। तांबा और टिन का जो है मिक्सचर होता है कांसा, जिसे हम ब्रॉन्ज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला है इनके सूची को मिलाना है, यानी मिली हुई है आपको देखना है। जर्मन सिल्वर निकेल होता है, सोल्डर्स टिन को बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होती है और हाइपो में सोडियम्स, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, कोई प्रतिशत नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये होता ही नहीं, उसका नाम है एक जर्मन सिल्वर, लेकिन चांदी उसमें नहीं होती है, ठीक है। तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं है, एल्यूमिनियम नहीं होता, यानी कि जो जर्मन सिल्वर मिलकर बना होता है वह तांबा, जस्ता और निकिल से मिलकर बना होता है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। और अगला है, एक मिनट। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कांसा में होती है। वह धातु जो पीतल, कांस्य, जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, वह कौन सी धातु है? तो वह तांबा इन सभी में विद्यमान है, ठीक है। पीतल मिश्र धातु है। ये देखिए फ्रेंड्स, जो पिताजी मैंने आपको अभी बताया था, ये इसकी ट्रिक है। पिताजी जो पीतल यानी ता से तांबा और जा से जस्ता, ठीक है, ये इसका मिक्सचर होता है, ठीक है। सॉरी, मैं वहाँ पर जो है पिता जा का मतलब मैंने वहाँ जिंक बता दिया था, वो जस्ता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट ये, इसमें पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, क्यों? हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और नेक्स्ट है कि मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, वह क्या है? निकेल को मिला देने से अचुंबकीय हो जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है, जिससे स्टील की कठोरता अधिक हो जाती है, ठीक है। और अगला है, वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च तापमान का प्रतिरोध कर सकता है तथा जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, वह है क्रोमियम, ठीक है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? जंग रोधी बनाने के लिए हम जो है वह क्रोमियम का उपयोग करते हैं। किसका? क्रोमियम का उपयोग करते हैं। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक आंशिक किया जाता है तथा वह तत्व जो कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है वह सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन का हम उपयोग बिल्कुल भी इसमें नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि धब्बा रहित, एक मिनट, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्या प्रयुक्त किया जाता है? क्रोमियम, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु होता है? इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और कार्बन, इन सब से मिल करके स्टेनलेस स्टील बनती है, ठीक है, जो जंग रोधी होती है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे को मिलाया जाता क्रोमियम और निकेल का जो इसमें को मिलाया जाता है, ठीक है। स्टील होता है 0.1%, मतलब इसमें कार्बन कितना होता है? 0.1 से 2% तक कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि जब जंग लगता है तो इसमें नमी आ जाती है, जो लोहे के भार को क्या करती है? बढ़ा देती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है अधातुएं। अब जो है हम अधातुओं के बारे में बात करेंगे और कार्बन और उसके विभिन्न जो रूप हैं जो हमको देखने को मिलते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। पहला है कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक कौन बनाता है? तो कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाता है, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है, सभी में, इन सब में कार्बन होता है। हीरा में भी होता है, ग्रेफाइट में, कोयला, इन सब में क्या होता है? कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, केवलार, लेक्सॉन, गैफ्रीन, स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन बना होता है, गैफ्रीन्स, ठीक है। हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फुलेरीन्स में से कार्बन का अपर रूप नहीं है। ये जो है ऑक्सो कार्बन्स जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है, बाकी हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरीन्स है, ठीक है। पेंसिल की नोक किससे बनी होती है? ये सब आप जानते होंगे क्योंकि आप बचपन से यूज़ करते हैं ग्रेफाइट, जिससे जो पेंसिल की नोक होती है जिसको अपन छील कर ख़त्म कर डालते थे बचपन में, उसका जो पेंसिल की नोक होती है वो ग्रेफाइट्स की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। और अगला है कि, एक मिनट, अगला है कार्बन के तीसरे अपर रूपी की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र का नोबेल प्राइज़
से सम्मानित किया गया था, उन टीम में कौन कौन शामिल था जिसने कार्बन के तृतीय अपरूप की खोज की थी? उसमें रॉबर्ट एफ कार्ल, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो थे और रिचर्ड ई स्मॉले, इन्होंने कार्बन के तीसरे अपरूप की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें कार्बन के 60 परमाणुओं का एक गुच्छा होता है जो परस्पर पंचभुज और षटभुज से बने होते हैं और बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। बालू में कोई कार्बन नहीं होता, यह सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है लिग्नाइट, टिन, चांदी तथा लोहा में से किसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन मिलता है? वह लिग्नाइट्स में। नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट है कोयला के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट, पीट एंथ्रेसाइट्स सभी प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक जो है प्रतिशत में कार्बन पाया जाता है वह एंथ्रेसाइट जो है सबसे अच्छा कोयला माना जाता है और इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वह 80 से 90% जो इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में अधिकतम होती है। हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक, ग्रेफाइट में से रवा यानी क्रिस्टल नहीं है, गंधक क्रिस्टल नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पर चलते हैं और हीरा की बिक्री के में भार इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट कितने के बराबर होता है? 200 मिलीग्राम। 200 मिलीग्राम का जो है वह एक कैरेट होता है। एक कैरेट इक्वल टू 200 मिलीग्राम। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला है कि एक मिनट। अगला है ग्राफीन, जो ग्राफीन के संदर्भ में, ठीक है इसको छोड़ देते हैं, अपन वन लाइनर ही देख लेते हैं। ठीक है। जर्मन सिल्वर, पीतल, स्टील ग्राफीन में सर्वाधिक मजबूत होता है, ग्राफीन सबसे मजबूत होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट है कि भारी मशीनों के उपयोग में स्नेहक के रूप में किसका उपयोग होता है? वह ग्रेफाइट का उपयोग होता है। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 जो ठोस अवस्था में होती है उसको हम जो है शुष्क बर्फ के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस अधातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंदक चालक नहीं है, सिलीनियम जो है जो विद्युत का मंदक चालक नहीं है। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इतना ही रखते हैं और इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको जो हाइड्रोजन और उसके यौगिक, ठीक है, हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इससे इस सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो मेरे द्वारा इसके जितने भी अभी रसायन का बनाया गया उसके बाद भौतिक यानी फिजिक्स का बनाया जाएगा और जीव विज्ञान, इन सभी पार्टों को क्रम से 4 या 5 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बार जितनी भी रसायन है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा, जितने भी वन लाइनर्स होंगे। ठीक है, तो आप इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।